दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें कब से इंतजार था। यानी स्टॉक ने 20 को क्रॉस कर लिया, चाहे इंट्राडे ही में भले, लेकिन हमने 20.50 देखा। यानी जो इसकी पिछले 2 साल पहले की हाई थी 20.85 की, उसके आसपास तक स्टॉक पहुंच गया है। और ऐसे में जिसने भी 2 साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारे के सारे लगभग लॉस में से बाहर निकल चुके। काफ़ी लोग हैं जो बीच में लॉस बुक करके निकल गए थे, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो सब्र के साथ इसमें बने रहे थे, उनको फिलहाल आने वाले समय प्रॉफिट की संभावना बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब 20 को क्रॉस कर लिया है तो आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय इसकी नई हाई भी बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्रेसिव टारगेट निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि ये जल्द ही 100 को भी टच कर सकता है। तो क्या ऐसी संभावना बनने वाली है? क्योंकि वैसे तो मैं अगर आप देखें तो यस बैंक में मैंने आपको लगातार बोला हुआ है कि ये वाकई में बैंक बहुत मजबूत है और काफ़ी कुछ इसने अचीव किया पिछले 2 साल में। और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे तेजी की संभावना तो बनेगी ही बनेगी। मैंने आपको लगातार आपको बोला है कि इसमें आपको बने रहना है। काफ़ी लोग हैं कहते हैं कि सर आप बार बार यस बैंक को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? सर प्रमोट करने के पीछे वजह यही है कि ये वाकई में बैंक मजबूत है और इसीलिए इसको मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। और वाकई में आप देख सकते हो कि 20 को इसने क्रॉस किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ था फ्राइडे के दिन और पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम हुआ है। और इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत भारी खरीदारी की है। और जिस तरह से ये खरीदारी हुई उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और ये तेजी के पीछे के असली कारण को भी जानेंगे और क्या है रिसर्च जर्नलिस्टों की राय स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे। सबसे पहले अगर हम कल के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो 17.70 पर हुई, यानी नॉर्मली शुरुआत हुई थी और थोड़ी सी गिरावट के साथ में हुई थी क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 17.75 की थी। और आप देख सकते हो कि लो भी बना 17.65 यानी कुछ समय के लिए भले ही, लेकिन आप देख सकते हो कि जो ट्रेड है वो निगेटिव हो चुका था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो जो एक तरफा तेजी बनी, स्टॉक सीधा 20.50 पे चला गया। और आप देख सकते हो 15% की ज़बरदस्त तेजी के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई ऊपर के लेवल से। और इसके पीछे वजह यह भी थी कि बैंकों शेयरों में दबाव था, सारे के सारे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, सब जगह पे दबाव था और इस वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। तो फिर अंत में जो क्लोजिंग है वो 19.85 के आसपास रही, फिर भी 11.83% की बम्पर तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो इससे पहले 11 दिसंबर 2020 को हमने लगभग इसकी 20.85 की इंट्राडे में हाई देखी थी। उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे आया और काफ़ी समय तक आप देख सकते हो 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ के आसपास रहा। अभी रिसेंटली जो हाई बनाई थी वो आप देख सकते हो 8 सितंबर के आसपास थी, वो 18.20 की हाई थी। दोनों हाई फिलहाल आप देखें तो टच होती दिखा नहीं, यानी जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय उसको भी क्रॉस कर लिया जाएगा क्योंकि जब क्लोजिंग थी वो नीचे की तरफ थी। इस हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल ये काफ़ी शानदार लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। आप ये वॉल्यूम में समझ सकते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले तो 40 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को 17 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम था, नहीं काफ़ी कम था। लेकिन फ्राइडे के दिन वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा उछाल आया, यानी 145 करोड़ रुपीज़ का बम्पर वॉल्यूम। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि 35 करोड़ रुपीज़ की तो इसमें डिलीवरी उठाई गई है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। 35 करोड़ की डिलीवरी उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। और जबकि बाजार में एक तरफ आप देखें तो गिरावट का माहौल बना हुआ था। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 18,496 के स्तर पे हमने 0.61% की गिरावट देखी थी। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला और यहाँ पे देख सकते हो कि 43,633 के स्तर पे 0.08% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,298 के स्तर पे 1.77% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 22,105 के स्तर पे 0.15% की गिरावट। तो आप ये देख ही सकते हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, सभी जगह पे हमने गिरावट देखी है। उसके बावजूद भी 11-12% की तेजी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इस तेजी के पीछे 2 बड़ी वजह निकल के आई है। एक तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से 2 लेटर मिले हैं यस बैंक को, जिसमें उनको कहा गया कि आप सीए वेदांता होल्डिंग्स और इसके अलावा आप देखें तो बास्की इन्वेस्टमेंट के साथ में डील को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो फंड जुटाने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। आरबीआई की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब आगे और भी कुछ परमिशन लेनी होगी, कुछ और रेगुलेटर की मंजूरी जरूरी है, लेकिन अभी ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। यानी कुल मिला के एक बड़ा निवेश आने वाला है। आरबीआई को इसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है और इसके 2 लेटर मिल चुके हैं यस बैंक को। यानी एक तरह से देखें तो डील को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है आरबीआई ने और इसी ने पूरा माहौल है जो पॉजिटिव बना दिया। दूसरी तेजी की एक और जो बड़ी वजह निकल के आई है वो है कि यहाँ पे जी लन की जो सब्सिडियरी कंपनी है डिजिटल वेंचर्स, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है यस बैंक। यानी एनसीएलटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और बैंक करप्सी के तहत जो बकाया रकम है उसको रिकवर किया जाएगा।
और एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो पिटीशन अंडर सेक्शन 7 के तहत इनका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले ऑलरेडी जी लर्न के ऊपर भी यही कार्रवाई के लिए पिटीशन डाल दी गई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे यस बैंक अपने पुराने जितने भी कर्ज है उसको रिकवर करना चाहते हैं जल्द से जल्द, और इसीलिए आप देखें तो इसका पॉजिटिव माहौल बनने को देखने को मिला हमें कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें तो डिश टीवी जो यस बैंक की ही कंपनी है, क्योंकि उसमें 24% के आसपास की हिस्सेदारी ऑलरेडी यस बैंक है। तो ऐसे प्रमोटर भी अभी यस बैंक की हम गिनेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र की वहाँ पे सिर्फ 4% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो डिश टीवी पे एक तरह से पूरा कंट्रोल यस बैंक का हो चुका है। अब ये डिश टीवी और जी लर्न ये दोनों ही सुभाष चंद्र ग्रुप की कंपनी है, और अब यहाँ पे डिजिटल वेंचर्स के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय जो इनका पुराना बैड लोन है उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पे अपने तरीके से भी कोशिश जारी है, और आने वाले समय इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, और लगातार काफ़ी अच्छी रिकवरी हो भी चुकी है। आपको पता होगा पिछले दिनों उन्होंने अनिल अंबानी से उनकी जो हेड क्वार्टर थी रिलायंस सेंटर वो भी ले लिए, और उसके ऊपर इन्होंने अपनी खुद की ऑफिस बना दिया बॉम्बे में। इस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से जिस तरह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा एनपीए उन्होंने रिकवर भी किया है। तो मैनेजमेंट काफ़ी कोशिश करा और इसका बेनिफिट देखने को मिला, और यही बात मैं आपको लगातार बोल रहा था कि यस बैंक दो तरीके से आगे बढ़े। एक तरफ तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रही है जिससे उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कराए, और दूसरी तरफ वो अपने पुराने बैड एनपीए को एग्रेसिव तरीके से कवर कर रही है। और आप समझ सकते हो इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने उनको डिजिटल करेंसी के लॉन्चिंग के लिए उसके लायक समझा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है बड़ी बैंकों के साथ में, और इसीलिए यहाँ पे लगातार पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे यस बैंक के टारगेट की बात करें तो यहाँ पे राकेश बंसल जो फाउंडर है IamRakeshBansal.com के, उनके हिसाब से जो 15.50 से लेकर 17 के इसने जो रेंज को तोड़ा है, आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेट अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जो फिलहाल जो तेजी का माहौल है स्टॉक को 24 से लेकर 25 की रेंज में लेके जा सकते हैं, यानी आने वाले समय इसकी प्राइस 25 तक जा सकती है। यहाँ पे बंसल का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC और ICICI बैंक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि जो हम अपनी स्टेक है उसको नहीं रिलीज करेंगे आने वाले समय जब लॉक इन पीरियड खुलेगा, उसके बावजूद भी ये लोग इसमें बने रहेंगे। और इसी ने एक बड़ा विश्वास जताया है यस बैंक के प्रति, और इसी वजह से इसकी पॉजिटिव माहौल बनता हुआ जा रहा है। और आने वाले समय में उनके हिसाब से जो इसका टारगेट है वो 48 से 50 का हो सकता है, यानी कहने का मतलब जल्द ही हमें 50 की टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ में उन्होंने जो एग्रेसिव इसके आउटलुक के साथ टारगेट दिए वो है 120 से लेकर 140, यानी IamRakeshBansal.com की तरफ से जो कहा गया है कि आने वाले समय इसकी प्राइस 120 से लेकर 140 तक भी जा सकती है। यानी कुल मिला के ऐसे टारगेट पहली बार देखने को मिल रहे हैं काफ़ी समय के बाद। जो लगातार सेल के टारगेट निकल के आ रहे थे 12 रुपये 15 रुपये के, उसकी जगह पे अभी हमें 100 के ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी यस बैंक ने वो अचीव कर लिया है जिसकी हमें काफ़ी समय से मैं बातचीत कर रहा था, आपसे कह रहा था कि ये आने वाले समय होता हुआ दिखाई देगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो उनका जो बैड लोन है उसका भी निपटारा होने जा रहा है। जेसी फ्लावर्स के माध्यम से उनको 11,183 करोड़ में जो डील हुई है उसको 15.85 की डील के तहत रकम मिलने वाली है। भले ही फिलहाल रकम थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन फिर भी वो उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देगी। यानी एक तरह से आप देख सकते हो उनका एनपीए भी क्लियर होगा, और उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें 1,677 करोड़ की रकम दिखाई देगी आने वाले समय में Q3 में। और आप ये देख सकते हो कि बाकी की जो रकम है उसकी भी उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलने वाली है। भले ही इसके खिलाफ कितनी भी बातें फैलाई जाए कि ये जो डील की गई है ये सही नहीं है, यहाँ तक कि आप देखो पिटीशन भी डाली गई है हाई कोर्ट में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत काम करने वाली बैंक है, जिसके ऊपर एसबीआई का पूरा कंट्रोल है और एक बहुत ही मजबूत मैनेजमेंट है। और उन्होंने जो डिसीजन लिया वो काफ़ी सही है, और ये बात मैंने आपको लगातार बोली, और इसी वजह से आने वाले समय में यस बैंक में बहुत ही और तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो अभी आपको इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो, और अगर आपने किया हुआ है तो इसमें बने रहे। यस बैंक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।